हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम विक्टोरियन एज को कंटिन्यू करेंगे और अगर आपने विक्टोरियन एज का पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोज की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विक्टोरियन एज में प्रोज में इतना चेंज क्यों आया था। क्योंकि अगर आप रोमांटिक एज के प्रोज को देखोगे तो बिल्कुल अलग है। रोमांटिक एज में आपको पर्सनल एसेज मिलेंगे। कैटलिस्ट का मतलब यहाँ पर है जो कोई नया चेंज लेकर आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न जो चेंज होने का था वो थी साइंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइंस कितना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका था और कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। तो प्रोज के चेंज होने का पहला रीज़न था साइंस। और नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में भी बताया था मैंने आपको कि मोनार्की पावर्स को लिमिट कर दिया गया था और पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स चली गई थी, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा रिलीजियस और मॉरल अनरेस्ट था। लोग जो थे ना वो रिलीजन से भाग रहे थे, उनका फेथ कमज़ोर हो रहा था और सोसाइटी सेकुलराइज होती जा रही थी। क्योंकि इसी दौर में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आई थी डार्विन की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसान पहले बंदर था। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रोज में बहुत बड़ा चेंज आया और प्रोज में पॉलिटिक्स आ गई, सोसाइटी आ गई, एनवायरनमेंट आ गया। इसके अलावा विक्टोरियन एज के प्रोज में आपको सोशल क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, सोशल कमेंट्रीज मिलेंगी। अभी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि किस तरह का चेंज हुआ था प्रोज में। दोस्तों, विक्टोरियन एज में लोग हिस्ट्री को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। क्योंकि ज़माना देखो एडवांस होने लगा था, तो ऑडियंस को इंटरेस्ट आ रहा था पुराने ज़माने को जानने में कि पुराना ज़माना कैसे हुआ करता था, लोग कैसे हुआ करते थे, किस तरह से रहते थे। इसके अलावा आपको पॉलिमिकल राइटिंग्स मिलेंगी सोशल इश्यूज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग क्लास के प्रॉब्लम्स हो गई। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वर्किंग क्लास की कितनी बुरी कंडीशन थी। विक्टोरियन एज में जानवरों की कंडीशन ज़्यादा अच्छी थी वर्किंग क्लास से, बहुत इनकी बुरी कंडीशन थी। तो इन सब इश्यूज के ऊपर भी लिखा जा रहा था। पॉलिमिकल एसेज में आपको बहुत सारे डिबेट्स मिलेंगे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। और इसके अलावा प्रोज में आपको आर्ट और आर्किटेक्चर भी मिलेगा। आर्ट और आर्किटेक्चर की राइटिंग्स में भी डेवलपमेंट हुआ था। तो ये सब चेंजेस आपको प्रोज में मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं विक्टोरियन एज के सबसे फेमस प्रोज राइटर की, थॉमस बिबिंगटन मैकुले। बहुत फेमस राइटर हैं। माना जाता है कि इंग्लैंड में जो कोई भी पढ़ा लिखा था, विक्टोरियन एज में जो कोई भी पढ़ा लिखा था, उसने मैकुले का कोई ना कोई सा वर्क ज़रूर पढ़ रखा था। इट मीन्स ये बहुत पॉपुलर थे। मैकुले ने अपने करियर की शुरुआत करी थी एन एसे ऑन मिल्टन नाम के एक वर्क से। 1825 में इस एसे को पब्लिश किया गया था एडिनबर्ग रिव्यू में। एडिनबर्ग रिव्यू एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल पीरियोडिकल था। रोमांटिक एज में इसे लॉन्च किया गया था। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको एडिनबर्ग रिव्यू के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मैक्यूले लीगल एडवाइज़र भी बने थे सुप्रीम काउंसिल इंडिया में। 1834 से 1838 के बीच में इन्होंने कॉलोनियल इंडिया में सर्व किया था। और इसी दौरान इन्होंने मैक्यूलेज मिनट्स ऑफ 1835 को प्रोड्यूस किया था। इस इवेंट ने फॉर्मल इंग्लिश एजुकेशन की नींव को रखा था। इंडिया में इंग्लिश को फैलाने के लिए इस इवेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको चाहिए मिनट्स के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो तो कमेंट में लिखकर बता देना। अगर ज़्यादा लोग कहेंगे तो बना दूंगा। दोस्तों, इसके अलावा बेस्ट नोन वर्क है इनका हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द एसेशन ऑफ जेम्स सेकंड। इस वर्क को स्टार्टिंग में 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था 1848 में, लेकिन फिर बाद में 3 वॉल्यूम्स को और पब्लिश किया गया था। तो टोटल 5 वॉल्यूम्स हैं इस वर्क की। दोस्तों, अगर हम मैक्यूले की राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो जब आप इनके वर्क्स को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि किसी सनखे राइटर ने लिखा है। इनके वर्क्स में सनक थी। इट वॉज whimsical, कैप्रिशियस, इरिटेटिंग, डिस्कर्सिवनेस।
ठीक है, बहुत ही एग्रेसिव मैनर में लिखे गए वर्क्स हैं इनके। आपको लगेगा राइटर सनकी है, लेकिन फिर भी इनके थॉट्स इतने कमाल के थे ना कि राइटिंग स्टाइल से कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं। और इनकी लैंग्वेज पर बहुत अच्छी कमांड थी। राइटिंग स्टाइल एग्रेसिव ज़रूर था, लेकिन फिर भी मैकुले में ये कला थी कि वो रीडर को बांध कर रखते थे। रीडर कभी भी इनके वर्क्स को पढ़कर बोर नहीं होता था। इन्होंने मुश्किल से ही कोई डल लाइन लिखी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनके वर्क्स थे। अब मैं आपको विक्टोरियन एज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर के बारे में बताऊंगा। थॉमस कार्लाइल बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। 1795 में पैदा हुए थे और 1881 में इनकी डेथ हो गई थी। थॉमस कार्लाइल हिस्टोरियन थे, सटारिकल राइटर थे, एसेइस्ट थे, ट्रांसलेटर थे, फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे और ये टीचर भी थे। इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है लाइफ ऑफ शिलर, 1825 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क से पता लग गया था कि थॉमस कार्लाइल का करियर बहुत बड़ा होने वाला है लिटरेचर में। उनके अंदर पोटेंशियल है अच्छे वर्क्स को लिखने की, ये इन्होंने पहले ही बता दिया था। 1837 में इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत फेमस हुआ था ये। और क्या आप जानते हैं चार्ल्स डिकेंस को भी ये वर्क बहुत पसंद आया था। और चार्ल्स डिकेंस का जो मास्टरपीस है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, चार्ल्स डिकेंस को अ टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखने की इंस्पिरेशन भी द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्क को पढ़कर आई थी। इनका एक वर्क है सार्ट और रिसॉर्टर्स नाम का, 1834 में पब्लिश हुआ था और ये एक नॉवल है। फ्रेजर्स मैगज़ीन नाम की एक मैगज़ीन थी जिसमें इस वर्क को पब्लिश किया गया था और ये नॉवल सीरीज़ की तरह पब्लिश हुआ था और ये एक फ़िलॉसफ़िकल नॉवल है। दोस्तों, इन्होंने मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो मैथ्स में एक कार्लाइल सर्कल होता है, तो कार्लाइल सर्कल इन्हीं के नाम पर रखा गया है। मैंने आपको बताया था कि प्रोज में हिस्ट्री को लिखा जा रहा था, लोग बहुत इंटरेस्टेड थे हिस्ट्री को जानने के लिए। तो थॉमस कार्लाइल ने भी 1845 में द लेटर्स एंड स्पीचेस ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल को पब्लिश किया था। ओलिवर क्रॉमवेल एक डिक्टेटर था जिसने इंग्लैंड के किंग चार्ल्स फर्स्ट को फांसी पर चढ़ा दिया था। अगर आपको ओलिवर क्रॉमवेल के बारे में डिटेल में जानना है तो कैरोलिन एज वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। मेरी फ्री वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, फ़ायदा उठाइए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। और हमारे एफर्ट्स के लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, बाकी राइटर्स की तरह थॉमस कार्लाइल को भी साइंटिफिक डेवलपमेंट पसंद नहीं आ रहा था और यहाँ तक कि ये भाई साहब तो डेमोक्रेसी के भी ख़िलाफ़ थे। 1866 में इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से इन्हें बहुत गहरा सदमा लगता है। उसके बाद थॉमस कार्लाइल उस सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाते और फाइनली 1881 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट राइटर हैं जॉन रस्किन, 1819 में पैदा हुए और 1900 में चल बसे। जॉन रस्किन के भी स्टार्टिंग के वर्क्स ने बता दिया था कि इनके अंदर एक बड़ा राइटर बनने की क्वालिटीज़ हैं। अपने करियर की शुरुआत में ही इन्हें न्यूडिकेट प्राइज़ मिला था ऑक्सफोर्ड से। इनका एक वर्क था सेल्सेट एंड एल्फेंटा, उसके लिए मिला था। इसके बाद 1843 में इन्होंने मॉडर्न पेंटर्स को पब्लिश किया था। मॉडर्न पेंटर्स वर्क में जॉन रस्किन ने प्री रेफलाइट्स को सपोर्ट किया है। प्री रेफलाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। जॉन रस्किन खुद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे प्री रेफलाइट पोइट्स के लिए। इनके बहुत सारे वर्क्स में आपको आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स मिलेंगी। इसके अलावा इन्होंने द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, द स्टोन्स ऑफ वेनिस, द टू पाथ्स को भी लिखा है। इन सभी वर्क्स में आपको आर्ट और आर्किटेक्चर मिलेगा। दोस्तों, जॉन रस्किन अपने करियर के लेटर स्टेज में थॉमस कार्लाइल से भी बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे। थॉमस कार्लाइल के बारे में अभी बताया मैंने आपको। और थॉमस कार्लाइल से इंस्पायर होकर जॉन रस्किन आर्ट क्रिटिक से फिलॉन्थ्रोपिस्ट और रिफॉर्मर बन गए थे। पहले ये आर्ट क्रिटिक थे, आर्ट क्रिटिक को छोड़कर ये फिलैंथ्रोपिस्ट और रिफॉर्मर बन गए। इनकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आया था जिसने इनकी राइटिंग को और इनके थॉट्स को बदल दिया था। फिलैंथ्रोपिस्ट समझते हो ना आप लोग, जो इंसानों से प्यार करता है, और रिफॉर्मर मतलब समाज को सुधारने वाला। तो सोशल प्रोपेगेंडा पर आने के बाद इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हैं जैसे
Unto this last, Munera pulveris, time and tide by wear and time. दोस्तों अब मैं आपको द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसे। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इस मूवमेंट के ज़्यादातर डिवोटीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने स्टार्ट किया था ये मूवमेंट, इसलिए इस मूवमेंट को ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कहा जाता है। अब ध्यान से समझना कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। विक्टोरियन एज में सरकार का प्लान था कि वो एंग्लिकन चर्च को डीरिकॉग्नाइज कर देगी। डीरिकॉग्नाइज समझते हो ना, मान्यता वापस ले लेना। एंग्लिकन चर्च के बारे में थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो एक राइटर थे जॉन कैबल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कॉलेज है कैबल कॉलेज, तो कैबल कॉलेज इन्हीं के नाम पर रखा गया है। बहरहाल काम की बात करते हैं। जॉन कैबल ने एक वर्क लिखा था नेशनल अपोस्टेसी 1833 में। तो इन्होंने इस वर्क में गवर्नमेंट के प्लान पर अटैक किया है। गवर्नमेंट का प्लान था ना एंग्लिकन चर्च को डीरिकॉग्नाइज करने का, उसके ऊपर अटैक किया है। और जॉन कैबल वन ऑफ द लीडर्स थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के। अब आपको एंग्लिकन चर्च के बारे में बताता हूँ। देखिए, हर समाज और हर रिलीजन बटा हुआ है। इसी तरह क्रिश्चियन रिलीजन भी बटा हुआ है। क्रिश्चियनिटी में एक ग्रुप ऑफ पीपल कहलाता है एंग्लिकन। और एंग्लिकन्स का ये मानना था कि हम सिर्फ बाइबल को फॉलो करेंगे और जो ट्रेडिशन पहले से चलता हुआ आ रहा है उसे फॉलो करेंगे। दोस्तों वक्त के साथ साथ क्या होता है, रिलीजन में चेंजेस आने लगते हैं। तो इनका ये मानना था कि हम लोग चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्रिश्चियन रिलीजन जैसे पहले ज़माने में था उसे ही फॉलो करेंगे। जीसस क्राइस्ट के ज़माने में जो ट्रेडिशंस थे उनको मानेंगे और सिर्फ एक बुक होगी हमारी बाइबल, सिर्फ बाइबल को मानेंगे। लेकिन सरकार इनके फेवर में नहीं थी। मैंने आपको विक्टोरियन एज के पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी थी, डार्विनियन थ्योरी आ गई थी। डार्विनियन थ्योरी में बताया गया था कि इंसान तो पहले बंदर था। तो इन सब वजहों से लोगों का फेथ बहुत कमज़ोर हो गया था और सोसाइटी बहुत ज़्यादा सेकुलराइज्ड हो चुकी थी। धीरे धीरे पुराने जो ट्रेडिशंस थे, रीति रिवाज थे, वो सब ख़त्म होते जा रहे थे। रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो चुका था। और दोस्तों ऑक्सफोर्ड मूवमेंट शुरू ही इसलिए हुआ था कि हम लोग दोबारा से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ज़िंदा कर सकें। दोबारा से लोगों को रिलीजन की तरफ लाने के लिए ये मूवमेंट शुरू हुआ था। बात आ रही है समझ में? ज़माना बहुत मॉडर्न हो रहा था, लेकिन ये मूवमेंट शुरू किया गया था दोबारा से ट्रेडिशन को वापस लाने के लिए। एक के बाद एक प्रोज राइटर्स ने गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। देखिए, सरकार जिस ग्रुप को सपोर्ट करती है ना, वही ग्रुप फ्लरिश होता है। आप मेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पूरी सीरीज देखो, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सरकार कभी प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करती है, कभी कैथोलिक्स को सपोर्ट करती है। कभी प्रोटेस्टेंट फ्लरिश होते हैं, कभी कैथोलिक्स फ्लरिश होते हैं, कभी प्रोटेस्टेंट के ऊपर जुल्म होता है, कभी कैथोलिक के ऊपर जुल्म होता है। तो ये सब डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि किस तरह से सरकारें बदली हैं और सरकारों के बदलने से समाज के ऊपर क्या असर पड़ा है। दोस्तों ट्रैक्स फॉर द टाइम्स पब्लिश किया गया था 1833 से 1841 के बीच में, जिसमें 90 थियोलॉजिकल पब्लिकेशंस थीं सरकार के खिलाफ। और इसमें से ज़्यादातर लिखी हैं जॉन हेनरी न्यूमैन ने। ट्रैक्स फॉर द टाइम्स के पब्लिकेशन के बाद ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की फ़िलॉसफ़ी को ट्रैक्टेरियनिज़म भी कहा जाने लगा। ट्रैक्टेरियनिज़म टर्म को ट्रैक्स फॉर द टाइम्स से ही निकाला गया है। जब ट्रैक्स फॉर द टाइम्स को पब्लिश किया गया था तब ये टर्म निकल कर आई थी और इस मूवमेंट की फ़िलॉसफ़ी को ट्रैक्टेरियनिज़म भी कहा जाता है। दोस्तों जॉन हेनरी न्यूमैन चीफ स्पोक्स पर्सन थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं। मैं आपको बताऊं, पहले तो ये एंग्लिकन प्रीस्ट थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना फेथ चेंज कर लिया और ये कैथोलिक प्रीस्ट बन गए थे। बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर हैं ये। इनका एक कोट सुनाता हूँ आपको ताकि आपको इनके बारे में पता लगे कि ये किस तरह के इंसान थे। टू लिव इज़ टू चेंज एंड टू बी परफेक्ट इज़ टू हैव चेंज ऑफन। दोस्तों ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में दो राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
एक तो मैंने आपको बताया जॉन हेनरी न्यूमैन और दूसरे थे एडवर्ड बाउरी पुसे। और इन दोनों के नाम पर ही ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को कहा जाता है न्यूमैंटीज और पुसैइट्स। कुछ और राइटर्स भी हैं जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। जॉन कैबल, सबसे पहले इन्हीं की बात करी थी हम लोगों ने। नेशनल अपोस्टेसी लिखा था इन्होंने। इसके अलावा चार्ल्स मैरियट, रिचर्ड फ्राउट, रॉबर्ट विल्बरफोर्स, इसाक विलियम्स एंड विलियम पामर। दोस्तों, हालांकि राइटर्स ने बहुत मेहनत करी कि किसी तरह पुराने ट्रेडिशन को वापस लाया जाए, लेकिन विक्टोरियन एज में ऑडियंस बहुत ज़्यादा सेकुलराइज्ड हो चुकी थी और रिलीजन से दूर भाग चुकी थी। इसी वजह से इस मूवमेंट का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। हालांकि ऑडियंस ने प्रोस को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन इनकी बातों को फॉलो नहीं किया। अब मैं आपको आखिर में चलते चलते कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए। और इन मूवमेंट्स ने इंग्लैंड की लिटरेरी, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री को शेप किया था। और ये मूवमेंट्स इंग्लैंड को मॉडर्न एज में लेकर गए। सबसे पहले है कार्ल मार्क्स की डास कैपिटल, 1867 में पब्लिश हुई थी। डास कैपिटल ने कम्युनिज्म को डेवलप और इन्फ्लुएंस करने का काम किया था। कम्युनिज्म समझते हो? देखो, दो तरह के सिस्टम होते हैं मेनली। एक होता है कैपिटलिज्म और दूसरा होता है कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म कहता है कि हर चीज़ को प्राइवेट कर दो, जैसे अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है, इंडिया में होता है। यहाँ की सरकारें क्या करती हैं? हर चीज़ को प्राइवेट करने में लगी रहती हैं, क्योंकि अपने यहाँ कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म कहता है कि धंधे में कम से कम इंटरफेयर होना चाहिए सरकार का, और ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। लेकिन कम्युनिज्म कहता है कि सरकार का कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। हर चीज़ के ऊपर सरकार का इंटरफेयर होना चाहिए, चाहे वो फैक्ट्री हो, फार्म्स हो, तरह तरह की सर्विसेज हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो दास कैपिटल ने कम्युनिज्म को डेवलप करने में अच्छा काम किया है। आज तो कम्युनिज्म लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन पहले ज़माने में कम्युनिज्म भी कैपिटलिज्म जितना ही बड़ा था। आपने सोवियत यूनियन का नाम सुना होगा। लगभग आधी दुनिया कम्युनिज्म को फॉलो करती थी। बाद में सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए थे और उसी के साथ कम्युनिज्म भी लगभग ख़त्म हो गया था। बहरहाल इतनी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे और इतनी ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद है द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851। मुझे नहीं पता कि आप लोग प्रगति मैदान कभी आए हैं या नहीं आए। प्रगति मैदान दिल्ली में क्या होता है, हर साल ट्रेड फेयर लगता है। जिस तरह से ट्रेड फेयर में अलग अलग स्टेट्स का सामान सजा होता है, केरला, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कश्मीर, कुछ कंट्रीज़ भी होती हैं जैसे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। ठीक है, उसी तरह क्या हुआ, 1851 में द ग्रेट एग्जीबिशन लगा था, जिसमें सारी दुनिया ने पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। कुछ इस तरह का था, पिक्चर में आप देख सकते हो। अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। ठीक है, तो द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851 को ऑर्गेनाइज किया गया था मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा एक इवेंट और है, द क्रिमियन वॉर। हालांकि ये वॉर इंग्लैंड में नहीं हुआ था, लेकिन इंग्लैंड इस वॉर से जुड़ा हुआ था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ऑटोमन एम्पायर के साथ उस ज़माने में फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया खड़े हुए थे। ये सारी कंट्रीज़ एक तरफ थीं और सामने था द रशियन एम्पायर। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और रशियन एम्पायर हार गया था। और ये पहला मॉडर्न मास मीडिया वॉर कहलाता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मैंने आपको लास्ट में कुछ चंद मिनट्स में बता दिए। दोस्तों, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। लाइक और कमेंट्स करके हमें मोटिवेट ज़रूर किया करो। और अब हमारी मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज बची है। विक्टोरियन एज मैंने कंप्लीट कर दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।